सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 जजेस बेंच ने आज भारत के अटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे लोग हैं जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनको जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी जाती है, इनको प्रोटेक्शन मिलती है कि इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकता, क्या ये सही है? केस है वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस का, जिनके ऊपर एक महिला ने मई 2024 में इल्जाम उठाया था कि इन्होंने इन महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कंडक्ट किया है। और उस टाइम पीरियड पर मोदी जी की एक रैली भी यहां पर होने वाली थी। उस टाइम पीरियड पर फिर ममता बनर्जी और तृणमूल ने यहां पर इन बंगाल के गवर्नर पर सवाल भी उठाए थे। तो इस पूरे केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो गया पुलिस के पास। पुलिस का कहा जाता है कि इन्होंने यहां पर कोऑपरेट नहीं किया, राजभवन के काफी सारे स्टाफ ने कोऑपरेट नहीं किया। बाद में हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगा दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट पर जाता है और फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आंसर्स मांगे हैं। ठीक है भाई, यहां सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नर जो ऐसा कुछ अगर करता है तो क्या वो स्पेशल है कंपेयर टू एक नॉर्मल ऑफेंडर? एक नॉर्मल ऑफेंडर जब सेक्सुअल हैरेसमेंट कंडक्ट करता है तो उसको 3 साल तक की सजा हो जाती है। तो क्या यहां राइट टू इक्वालिटी के प्रिंसिपल को अपहोल्ड नहीं करना चाहिए? इनफैक्ट राइट टू इक्वालिटी का ब्रॉडर एक वर्जन देखो तो वो है रूल ऑफ लॉ। एवी डाइसी की ये एक बहुत रिवॉल्यूशनरी बुक आई थी जिसने पूरी दुनिया को रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया। रूल ऑफ लॉ मतलब किसी आर्बिट्ररी राजा का, रानी का, किसी सरदार का, जमींदार का शासन नहीं है, रूल नहीं है, रादर लॉ का रूल है। मतलब लॉ, सबके ऊपर लॉ समान तरीके से लगेगा। सबसे पहले कोई आर्बिट्ररी पावर नहीं होगी इस टाइप की, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, सबके लिए कानून जो होगा वो समान रहेगा, चाहे वो राजा हो या रंक हो। एंड देन आफ्टरवर्ड्स जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसकी वजह से ऐसी कोई आर्बिट्ररी पावर नहीं होगी और ये जो पूरा लॉ है इसकी अथॉरिटी जाएगी लोगों के पास। इनफैक्ट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी अथॉरिटी लोगों से डिराइव होगी। ये भारत ने भी सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में रियलाइज किया था, ये कहकर कि रूल ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो क्या उसके हिसाब से गवर्नर पर अभी तक कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल नहीं जानी चाहिए थी? ये एक सवाल है और आज इसको हम डिटेल में देखेंगे। साथ साथ आर्टिकल 14 के और जितने एक्सेप्शंस है सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। वेलकम एवरीवन। तो आगे एनालिसिस से बढ़ने से पहले आप यहां पर यह जान सकते हो कि अनअकैडमी सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, हम ऑफलाइन भी है। करोल बाग में आपके लिए इंग्लिश में फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाली है जिसमें आपको सारे बेसिक्स कवर करवाए जाएंगे। तो अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट हो इसका बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हो। इनफैक्ट आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही वेल क्यूरेटेड ये कोर्स है और सेम इसका जो हिंदी वर्जन है वो मुखर्जी नगर में लॉन्च हो चुका है। इनफैक्ट थोड़े दिन बाद इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे और इस पर डिस्काउंट आप देख सकते हो, काफी हैवी है। इनफैक्ट ये भी काफी अच्छी क्वालिटी का कोर्स है तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड लास्टली प्रयागराज में भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। तो प्रयागराज वाले लोग अगर आप घर पे रहकर प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्रयागराज में रहकर प्रिपेयर करना चाहते हो, दिल्ली नहीं आना चाहते, दिल्ली दूर पड़ रहा है, तो आपके लिए ये वाला थर्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है। इनफैक्ट इन सारे कोर्सेज के फीचर्स में सीसैट, करंट अफेयर्स, ऐसे, जितना आंसर राइटिंग है और प्रीलिम्स के टेस्ट की प्रैक्टिस है, सारे फीचर्स जो प्रॉपर फीचर्स है यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके साथ साथ मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको अवेल हो जाएगी। और साथ साथ फ्री में अगर कंटेंट चाहिए आपको तो अनअकैडमी का ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर सकते हो। इनफैक्ट ये 3 कोर्सेज के और ज्यादा डिटेल जानने के लिए भी, इंक्वायरी करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, उन पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ मुद्दा है आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वालिटी का। आर्टिकल 14 या राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि किसी भी पर्सन को अनफेयरली लॉ के सामने ट्रीट नहीं किया जाएगा। और साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात भी करता है कि लॉ का सबके लिए जो संरक्षण है, प्रोटेक्शन है, वो बराबर रहेगा भैया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी एज सच रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन या क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते? अगर मान लो कोई गरीब है और कोई अमीर है तो गरीब को प्रॉपर स्कूल आप एक्स्ट्रा में कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते, गरीब को स्कूल यूनिफॉर्म आप फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो लेकिन उसका कोई रीजनेबल क्राइटेरिया होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। एक 6th क्लास के बच्चे को और एक 12th क्लास के बच्चे को, दोनों को समान टेस्ट तो नहीं दोगे ना। अगर यहाँ किसी को क्रिकेट का मैच देखने में दिक्कत हो रही है तो उसको आप एक्स्ट्रा एक लैडर दोगे ना कि भैया ये लो। ये होता है इक्विटी का प्रिंसिपल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिकॉग्नाइज करता है। इसीलिए हम रीजनेबल डिस्टिंक्शन में बिलीव करते हैं कि हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, हम भेदभाव कर सकते हैं, किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में और ऐसे जो ट्रांजैक्शन
क्वेश्चंस होते हैं इनके बीच में भी, लेकिन वो डिस्टिंक्शन रीजनेबल होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए। अब इसका इस केस से क्या रिलेशन है ये देखो ध्यान से। यहाँ ये केस है गवर्नर का, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट चाहे प्रेसिडेंट की हो या गवर्नर की हो, ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। जैसा ब्रिटेन में पहले माना जाता था किंग कैन डू नो रॉन्ग, वैसे हम भी मानते हैं कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है, क्योंकि हमने उसको हेड ऑफ स्टेट बनाया है, तो वो भैया कुछ गलत नहीं कर सकता। एनीवेज, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट और गवर्नर की पोस्ट इंडिया में कोई पॉलिटिकल पोस्ट तो है नहीं, इम्पार्शियल मानी जाती है, नॉन बायस मानी जाती है। तो इस हिसाब से आर्टिकल 361 में हमने ये इम्यूनिटी दे रखी है कि कोई भी प्रेसिडेंट या गवर्नर को जब तक उनका कार्यकाल है तब तक आप उन्हें क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर बुक नहीं कर सकते, इनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते। पहले इनको रिजाइन करना होगा, बाद में इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला सकते हो। इनका टर्म खत्म होगा, बाद में चला सकते हो। एंड सेकेंडली, इस टाइम पीरियड पर इनको आप अरेस्ट भी नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट के द्वारा। तो अच्छी बात है भैया। ऐसे ही सिविल प्रोसीडिंग में भी है, अगर आपने कोई सिविल क्राइम किया है और आप प्रेसिडेंट या गवर्नर हो, इन दैट केस 2 महीने वेट किया जाएगा, उसके बाद ही आपको नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये प्रोविजंस हेड ऑफ स्टेट को बचाने के लिए, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट बहुत सारे ऐसे एक्शंस लेते हैं जिनमें क्रिमिनल लायबिलिटी हो सकती है। अब क्या एक सवाल आता है यहाँ पर कि क्या प्रेसिडेंट कोई क्रिमिनल क्राइम करके बच सकते हैं? जवाब है हाँ, बच सकते हैं। आर्टिकल 361 के हिसाब से बिल्कुल बच सकते हैं। और अभी तक ये जो डिग्निफाइड पोस्ट है, इनके ऊपर ऐसा कोई सवाल उठाया भी नहीं गया था, क्योंकि ये बहुत डिग्निफाइड पोस्ट है। आप समझ ही रहे होगे, यहाँ पर बहुत एजुकेटेड लोग इन पोस्ट पर जाते हैं, बहुत ही डेकोरम वाले लोगों को यहाँ या तो प्रेसिडेंट बनाया जाता है, गवर्नर बनाया जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि आज के टाइम पीरियड में गवर्नर पॉलिटिकल पर्पसेस की वजह से बना दिए जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ आप ऐसा ही कुछ देख रहे हो। जो पिटिशनर है उन्होंने ये क्लेम किया है कि अगर ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिलती है तो मेरे साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि मुझे रुकना पड़ेगा जब तक गवर्नर अपनी पोस्ट से नहीं हटते हैं, जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं होता है, तब तक मैं उनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं चला सकती हूँ, कोई केस फाइल नहीं कर सकती हूँ, पुलिस मदद नहीं कर रही है, कोर्ट्स मदद नहीं कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, ये मिसयूज है एक्चुअली। यहाँ पर ये मिसयूज टर्म को हाईलाइट करते हुए और ब्लैंकेट इम्यूनिटी को हाईलाइट करते हुए और पुराने सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ जजमेंट्स को हाईलाइट करते हुए बताती है कि यहाँ पर ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए। एक्चुअली 2005 का एक जजमेंट था, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा था कि सिविल इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर को मैलिफाइड डिसीजन के बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर ने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है जो मैलिफाइड इंटेंशन के साथ लिया है, जो शायद गलत इंटेंशंस के साथ लिया गया है, और वैसा कुछ मैलिफाइड डिसीजन वाला जो डिसीजन है वो रेकमेंड किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, या तो प्रेसिडेंट को या तो गवर्नर को, तो इन दैट केस यहां पर इस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं और सिविल इम्यूनिटी यहां पर पूरी पूरी नहीं लगाई जाएगी। बट आज का केस क्रिमिनल इम्यूनिटी के बारे में, तो क्या क्रिमिनल इम्यूनिटी पर भी ऐसा कुछ लगाया जा सकता है? तो पिटिशनर बोल रही है कि ये जो आपने यहां कहा है, यही सेम क्रिमिनल इम्यूनिटी के केस में भी लाकर आओ। सेम यहाँ पर एक और पुराना जजमेंट है, राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2016 का। यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये हाईलाइट किया था कि जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट या फिर पुलिस पूछताछ नहीं कर सकते, गवर्नर से स्टेटमेंट्स नहीं ले सकती। तो जो विक्टिम है वो कह रही है कि कम से कम स्टेटमेंट तो ले लो सामने वाले का, कम से कम पूछताछ तो स्टार्ट कर लो, ये तो आप कर सकते हो या इतना भी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर पूरा मैटर सेक्सुअल हैरेसमेंट का है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में अगर ज्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि ये केसेस उस नेचर के होते हैं, प्रूव करना डिफिकल्ट होता है कि किसी ने सेक्सुअली हैरेस किया है आपको, तो अगर ज्यादा टाइम बीतता जाएगा ना, वैसे वैसे कल्पेबिलिटी सामने वाले की कम होती जाएगी। इसलिए यहाँ पर हो सकता है ये पिटिशनर थोड़ा ज्यादा रेस्टलेस है कि टर्म खत्म हो उसके पहले ही यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाए। इनफैक्ट चैलेंजेस जो है यहाँ पर यही है कि अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर इंश्योर नहीं हो पा रही। पहले के कुछ केसेस में आपको दिखाऊंगी जहां पर इसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में। राइट टू इक्वालिटी के जो एक्सेप्शंस है ना, वो हमेशा जनरली इसलिए न्यूज में रहते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। साथ साथ दूसरे ऐसे और एक्सेप्शंस देख लेते हैं। देखिए इम्यूनिटी का ये जो क्लॉज है आर्टिकल 361 क्लॉज 2, ये सारे एक्सेप्शंस बता रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 361 में और ऐसे काफी सारे एक्सेप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठाया नहीं गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट करते टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे एचवी कामत सर, एमपी की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये बहुत फनी चीजें बोलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जैसे एक बार इन्होंने जो डेप्यूटी स्पीकर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एचसी मुखर्जी सर, उनको बोल दिया था दैट व्हाई सर व्हाई डोंट यू हैव अ थर्ड
थर्ड आई। तो ये इनका रोल बहुत क्रूशियल रहा है, बहुत ही फनी चीजें बोलते थे। तो इन्होंने ये सवाल भी उठाया था कि ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी है, लेकिन उस पर सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो मैटर वहीं का वहीं दब गया। इसलिए आप देखो आज के टाइम पीरियड में ऐसा ही इशू आ रहा है। ऐसे ही और बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं इसी राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के, इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट या गवर्नर के बारे में तो हमने देख ही लिया। ऐसे ही एक आर्टिकल 105 है जो प्रिविलेजेस के बारे में, अगर आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो आपको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के एक्सेप्शंस में दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दैट आप कुछ भी पार्लियामेंट में कह सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे पार्लियामेंट के रूल्स के हिसाब से और जनरल लॉस के हिसाब से, बट हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको पार्लियामेंट में प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। साथ साथ एक पार्लियामेंटेरियंस, एक सांसद, एक एमपी को भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से रिलेटेड प्रॉपर इम्यूनिटी मिलती है, तो ये एक अच्छी बात है। ऐसा ही एक और इसी का पैरेलल है आर्टिकल 194, जिसमें सेम ऐसे प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए गए हैं एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के लिए, मतलब एक एमएलए के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और वो भी यहाँ पर ज्यूरी सर्विस से बच सकता है, अरेस्ट होने से बच सकता है, सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बच सकता है, उसके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है पूरी पूरी अपने हाउस में बोलने के लिए। तो ये एक मैटर है। साथ साथ यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी में और कुछ एक्सेप्शंस लाए गए, जैसे इंदिरा गांधी जी, आप जानते हो, शी वॉज वेरी फर्म ऑन द आइडिया ऑफ गरीबी हटाओ, तो 1971 में ये गरीबी हटाओ का एजेंडा लाती है इलेक्शंस के टाइम पर, और उसी टाइम पीरियड के आसपास ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है 1971 का, और ये एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करती है आर्टिकल 31 सी, जिसमें लिखा है कि अगर आप किसी कम्युनिटी के रिसोर्सेस को उस कम्युनिटी में प्रॉपर तरीके से बांटना चाहते हो, गरीबी को कम करना चाहते हो, इनइक्वालिटी को कम करना चाहते हो, और आर्टिकल 39B और 39C उस हिसाब से इंप्लीमेंट करना चाहते हो, रिसोर्सेस का कंसंट्रेशन यहां पर प्रिवेंट करना चाहते हो, तो इन आर्टिकल्स को फॉलो करते हुए आप चाहो तो आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट कर सकते हो। इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम को आप आराम से वायलेट कर सकते हो, मतलब राइट टू इक्वालिटी कहीं ना कहीं आप देखो वायलेट हो रहा है, तो ये भी एक टाइप का एक्सेप्शन हुआ। ऐसे ही इंटरनेशनल स्फीयर में मैं आपको एक केस से समझाती हूँ। 2015 में सऊदी अरेबिया का एक डिप्लोमेट आया था भारत में। अब उसने 2 नेपाली औरतों को अपने घर में रखा, उनको सबसे पहले फूड के टर्म्स में स्टार्व किया, और फिर उनके ऊपर एलिगेशन है कि इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट भी कंडक्ट किया। उसके बावजूद रातों रात इस डिप्लोमेट को वापस सऊदी अरेबिया भेज दिया, किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने। अब सवाल उठ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली कोई भी डिप्लोमेट हमारे यहाँ आता है तो उसको प्रॉपर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होती है भाई साहब। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब है कि वो यहाँ पर आकर अगर ऐसा कुछ करता भी है तो भी उसे सेफली उसके घर पे, उसके होम कंट्री में पहुंचाया जाएगा, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, जिनीवा कन्वेंशंस के हिसाब से। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी एक इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। इसका फायदा ऑफन डिप्लोमेट्स उठाते हैं। बहुत बार डिप्लोमेट्स बाहर जाकर स्पाई वर्क करते हैं, कुछ खुफिया जासूसी कलेक्ट करते हैं और कुछ कुछ इधर उधर की चीजें करते हैं, लेकिन फिर उनको सेफली घर पहुंचाना पड़ता है अपनी होम कंट्री में, क्योंकि उनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। तो आज का ये केस, आज का ये डिस्कशन था पूरा राइट टू इक्वालिटी के मिसयूज के बारे में। अब आपको बताना है कि आज ये जो जजमेंट आया है इसके क्या क्या नेगेटिव इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। इसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ये कि हो सकता है ये मिसयूज पर हम कुछ कर पाए, कुछ आगे स्टेप्स ले पाए। अटॉर्नी जनरल का स्टैंड गवर्नमेंट का स्टैंड होता है, तो इससे हमें गवर्नमेंट का स्टैंड यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पता चलेगा। इस पर पब्लिक में डिबेट आने लगी है बहुत टाइम से, जब से गवर्नर का केस आया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन नेगेटिव बात ये है कि ये हो सकता है एक फॉर्म ऑफ पॉलिटिसाइजेशन हो। ये सारी चीजों में, इस पूरे केस में वेस्ट बंगाल की सरकार ने उनके गवर्नर पर बहुत सारे सवाल उठाए, मतलब यहाँ पर गवर्नर की पोस्ट का और ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है। गवर्नर को पहले ही इंडिया में हम कहते हैं दैट दिस इज एन आयरन हैंड क्लेड इन वेलवेट ग्लव। सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल पपेट ही बन चुका है गवर्नर। आज के केस में गवर्नर के ऊपर ये एलिगेशंस आते। अब क्या इस केस से इस पोस्ट का, जो एक डिग्निटी वाली पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्या उसका पॉलिटिसाइजेशन और ज्यादा हो गया है? ये आपको बताना है। और आगे गवर्नर के केस में और क्या कर सकते हैं, इस केस में और क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं इसको फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए,
और क्या गवर्नर के केस के लिए जो भी सरकारिया पुंची कमीशन सेकेंड एआरसी ने रिकमेंड किया है, क्या उन सारी रिकमेंडेशंस को लागू कर सकते हैं? ये आप बताइए। ब्रॉडन कीजिए डिबेट को गवर्नर पर भी और अपने सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्सेस में। थैंक यू पीपल।